WWE ने इन सुपरस्टार्स को टॉप पर पहुंचाया और उन्हें मेगा स्टार्स बनाया, लेकिन जब ये स्टार्स अपने पीक पर थे तब बैकस्टेज पॉलिटिक्स, ईगो, पेमेंट डिस्प्यूट और मैनेजमेंट के डिसीजन ने इन सुपरस्टार्स के करियर को बर्बाद कर दिया था। तो आज मैं बताऊंगा उन सुपरस्टार्स के बारे में जिन्हें पहले WWE ने बनाया और फिर उनकी लेगेसी को ही अपनी तरफ से तोड़ दिया। और इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं वो जिन्हें आज शायद मॉडर्न फैंस नहीं जानते होंगे, पर ये वो टैग टीम थी जिन्होंने पॉप कल्चर इंस्पायर्ड गिमिक को एक अलग ही मुकाम दिया था प्रो रेसलिंग में, जिनका फेस पेंट, इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस और हार्ड ब्रॉलिंग स्टाइल उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम्स में से एक बनाता है। और इनका नाम था डेमोलिशन, जिनका लुक और मास्क मैड मैक्स रोड वॉरियर के विलन लॉर्ड ह्यूमंगस से इंस्पायर्ड था। और इनका ब्रॉल करने का स्टाइल इतना खतरनाक होता था कि ये अपने अपोनेंट को ऐसा मारते थे कि वो बाद में उठता ही नहीं था। और वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स थी जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उन्होंने अपने पास टैग चैंपियनशिप को 478 डेज तक रखा था और WWE की मर्चेंडाइज में इन्होंने तूफान लाकर खड़ा कर दिया था। एक्स और स्मैश दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि दोनों पोस्ट अपोकैलिप्टिक फ्यूचर से आए हैं और उन्हें रिंग में बस कियोस चाहिए। और जब ये अपनी पीक पर थे तो WWE ने इन्हें लेजेंडरी बनाने के बजाय इनके अगेंस्ट रोड वॉरियर को लाकर खड़ा कर दिया था, जो एक और डोमिनेंट टैग टीम थी पूरे प्रो रेसलिंग में। और विंस ने डेमोलिशन को यूज किया था रोड वॉरियर्स को एलिवेट करने के लिए। यहाँ पर डेमोलिशन के मेंबर्स इस मैनेजमेंट के डिसीजन से नाखुश हो गए थे और उसी टाइम पर उनकी टीम में थर्ड मेंबर क्रश की भी एंट्री हो गई थी और उन्हें सिर्फ 2 मेंबर्स ही अलाउड थे। और इसके बाद उनकी टीम अपनी स्टेटस से काफी नीचे आ गई थी। फिर क्रश को भी WWE ने सिंगल सुपरस्टार के तौर पर पुश किया था और स्मैश रिपो मैन बन गया था। पर WWE ने फाइनली डेमोलिशन जैसी टैग टीम की लेगेसी को फिर से एस्टेब्लिश किया और इसी साल के हॉल ऑफ फेम में उन्हें इंडक्ट किया था। लेकिन सिर्फ डेमोलिशन ही ऐसी टैग टीम नहीं थी जिसके साथ WWE ने इंजस्टिस करी थी। उनके सबसे बड़े राइवल रोड वॉरियर के साथ भी WWE ने ऐसा ही किया था। और ये एक ऐसी टीम थी जिसके जैसा ऑरा आज तक कोई दूसरी टैग टीम नहीं क्रिएट कर सकी है। मसल्स विदाउट मर्सी और उनकी ग्रेटनेस को भी WWE आज तक पूरी तरह से रिवाइव नहीं कर पाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोड वॉरियर्स क्या थे। जिन फैंस ने WWE के गोल्डन एरा को फॉलो किया होगा और उनके क्लिप्स देखे होंगे, उन्हें पता होगा कि रोड वॉरियर्स क्या फिनोमिनन थे। हॉक और एनिमल जब भी उनकी अरीना में एंट्री होती थी तो उनका खतरनाक प्रेजेंस और रॉ पावर को देखकर उनके अपोनेंट्स लिटरली मुंह निकाल देते थे। और 80s 90s में शायद ही ऐसा कोई प्रमोशन होगा जहां पर रोड वॉरियर्स ने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश ना किया हो। पर जब WWE ने हॉक और एनिमल को साइन किया था तो उनका नाम लेजेंड ऑफ डूम को चेंज कर दिया गया था और उन्हें लेजेंड ऑफ डूम रोड वॉरियर्स कर दिया गया था। और वो डेमोलिशन के खतरनाक राइवल्स में से एक थे और उनकी वजह से ही डेमोलिशन की बुकिंग अफेक्ट हुई थी। रोड वॉरियर्स ने 92 तक अपने डोमिनेंस को कायम रखा था। फिर 97 में वो वापस WWE में रिटर्न हुए थे, पर इस बार कंपनी ने उन्हें वो ग्लोरी नहीं दी थी जैसे पहले दी थी। इस टाइम पर रोड वॉरियर हॉक की फिजिकल और मेंटल कंडीशन सब्सटेंस अब्यूज के चलते अफेक्ट होने लगी थी और WWE ने इसे स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया था। फिर उनके लुक को भी फ्यूचरिस्टिक दिखाते हुए उन्हें LOD 2000 का नाम दिया गया था और वे बदलते शिफ्ट के हिसाब से उस टाइम फैंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए थे। और कुछ क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट्स की वजह से रोड वॉरियर्स ने WWE को एटीट्यूड एरा की पीक पर छोड़ दिया था। पर उन्होंने 2003 में एक सरप्राइज रिटर्न किया था और RVD और केन को चैलेंज कर दिया था टेक टाइटल्स के लिए। पर इसके बाद सडनली हॉक की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। रोड वॉरियर्स ने प्रो रेसलिंग में एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट छोड़ा था, 2 ऐसे पावर हाउस जिनकी फिजिकल इंटेंसिटी इंसेन थी। जब वो अपना फिनिशर डिलीवर करते थे तो क्राउड का रिएक्शन इतना मैसिव होता था कि सो कॉल्ड मेन इवेंट सुपरस्टार्स भी उनके सामने फीके पड़ जाते थे। लेकिन कुछ सुपरस्टार्स ऐसे थे जिनका एडिक्शन और पर्सनल डीमंस टाइम के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए थे। जेक द स्नेक रॉबर्ट्स वो नाम है जो सिर्फ अपने प्रोमो से ही माइंड गेम्स खेलता था। और स्टीव ऑस्टिन से लेकर ब्रे वायट तक ने जेक रॉबर्ट्स के प्रोमो स्टाइल से इंस्पिरेशन ली है। जेक द स्नेक रेसलिंग हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट टॉकर्स में से एक है और इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी विंस ने रॉबर्ट्स को कभी भी WWE चैंपियन नहीं बनाया था। और जब जेक रॉबर्ट्स ने 96 में रिटर्न किया था तो WWE ने रॉबर्ट्स के कैरेक्टर को पूरी तरह से नीचा दिखाना ही स्टार्ट कर दिया था। रॉबर्ट्स ने अपने क्लासिक फॉर्म में 1996 रॉयल रंबल में एंट्री करी थी और क्राउड ने भी रॉबर्ट्स को शानदार तरीके से वेलकम किया था। पर WWE ने रॉबर्ट्स के पर्सनल एडिक्शन को स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया था, बिल्कुल हॉक के केस जैसा। और फिर जेरी द किंग और रॉबर्ट्स का फ्यूड दिखाया जाता है जहां पर रॉबर्ट्स के एडिक्शन का मजाक बनाया गया था। फिर रॉबर्ट्स की बॉर्न अगेन क्रिश्चियन वाले एंगल को भी WWE ने अपने क्रिएटिव बेनिफिट के लिए स्टीव ऑस्टिन के खिलाफ यूज कर लिया था। और फिर किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स में स्टीव ऑस्टिन ने रॉबर्ट्स को स्टनर देकर पूरा टूर्नामेंट जीता था और जेक रॉबर्ट्स ने भी अपनी तरफ से ऑस्टिन के स्टनर को सेल करके उसे पॉपुलर करवाया था। और इस टाइम पर जेक रॉबर्ट्स ने WWE के टफेस्ट एनवायरनमेंट को भी फेस किया था और वो बैकस्टेज हेजिंग का भी शिकार हुआ था जहां पर दूसरे रेसलर्स रॉबर्ट्स के लगेज में ड्रग्स डाल देते थे। और इस पीरियड में जेक रॉबर्ट्स बहुत ज्यादा आउट ऑफ शेप हो गया था और वो अपने नेचुरली स्कैरी फिनोमिनन से भी काफी दूर आ गया था। पर फिर भी मैनेजमेंट ने उसके स्टेटस को देखते हुए उसे बैकस्टेज रोल भी ऑफर किया था। पर रॉबर्ट्स क्रिएटिवली WWE से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने कंपनी फिर से लीव कर दी। और अब जो सुपरस्टार आने वाला है उसे WWE ने नेक्स्ट हल्क होगन बनाने का सपना देखा था। लेक्स लूगर द टोटल पैकेज एक मेजर ड्रॉ था। जब स्टिंग और फ्लेयर WCW के टॉप स्टार्स थे, लूगर एक डोमिनेंट पावर हाउस के रूप में लॉन्च हुआ था और ये बात स्टीव ऑस्टिन और गोल्डबर्ग के राइज से पहले की है। लेक्स लूगर एक मेजर हेडलाइनर था, पर जब WWE ने लूगर को साइन किया था तो उसे सिर्फ एक बॉडी बिल्डर और नेचुरली गुड फिजिक वाले रेसलर के रूप में दिखाया गया था। जो डोमिनेंट पावर हाउस वो WCW में था, WWE ने उसे उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया था और हर एरा में उसके अगेंस्ट ऐसे स्टार्स थे जो उससे आगे थे। WWE में लूगर को ब्रेट हार्ट और अंडरटेकर जैसे मेजर स्टार्स ने पॉपुलैरिटी के मामले में चैलेंज किया था, पर WWE ने भी लेक्स लूगर को नेक्स्ट हल्क होगन बनाने का मिशन बना लिया था।
योकोजुना उस टाइम पर एक मेजर हील और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन था और लूगर को उसके अगेंस्ट एक ऑल अमेरिकन हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया था। लूगर ने योकोजुना को बॉडी स्लैम किया था जो एक बहुत बड़ा पैट्रियोटिक मूवमेंट माना जाता है और इस मूवमेंट के बाद ऐसा लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू को नेक्स्ट मेगा स्टार मिल गया है। फिर इसके बाद लेक्स एक्सप्रेस टूर बताया जाता है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी इन्वेस्ट किया था, जहां लूगर पूरे अमेरिकन स्टेट में घूमता है और फैंस के साथ मिलता है और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू श्योरली लूगर को ऑल अमेरिकन हीरो के तहत डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनाने वाली थी और लास्ट मोमेंट पर समरस्लैम 1993 के प्लान्स चेंज हो गए थे। लूगर का कैरेक्टर एक अल्टीमेट हीरो के बजाय नेचुरल विलन ज्यादा लगता था और क्रिएटिवली लूगर को उसके नेचर के बिल्कुल अपोजिट दिखाया गया था और विंस हमेशा से ही नए स्टार्स को सिर्फ नेक्स्ट हल्क होगन बनाना चाहता था और इस होगन ऑब्सेशन ने लूगर की क्रेडिबिलिटी को भी अफेक्ट किया था और ब्रेट हार्ट जैसे सुपरस्टार को छोड़कर लूगर पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने हेवीली इन्वेस्ट कर दिया था बिना उसके कैरेक्टर को पूरी तरह से डेवलप करे, जिस वजह से ऑडियंस फुली लूगर के साथ कनेक्शन नहीं बना पाई थी और वो ब्रेट हार्ट के सपोर्ट में थी। रॉयल रंबल 94 भी लूगर और ब्रेट हार्ट दोनों ने जीता था पर ऑडियंस ब्रेट हार्ट के लिए पॉप कर रही थी और रेसलमेनिया 10 पर ब्रेट हार्ट को ही डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनाया गया था और लूगर की पोजीशन यहाँ से मिड कार्ड में शिफ्ट हो गई थी। 95 में लूगर ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू में फिर से वापसी करी थी पहले नाइट्रो के एपिसोड में और मंडे नाइट वॉर्स की आग यहाँ से शुरू हो गई थी। लूगर ने फिर से अपना डोमिनेंट स्पॉट हासिल कर लिया था डब्ल्यूसीडब्ल्यू में आते ही और उस पॉइंट पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यू से क्रिएटिव वाइज बेटर कंपनी थी और लेक्स लूगर एक प्रोमिनेंट मेन इवेंट सुपरस्टार फिर से एस्टैब्लिश हो गया था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने लूगर की क्रेडिबिलिटी को सही तरीके से यूज ही नहीं किया था लेकिन डब्ल्यूसीडब्ल्यू ने उसे दोबारा टॉप स्टार बना दिया, जिससे ये बात सच हो गई कि प्रॉब्लम लेक्स लूगर में नहीं थी, प्रॉब्लम डब्ल्यूडब्ल्यू की बुकिंग में थी। और नंबर 6 पर आता है वो मेगा स्टार जिसका प्रेजेंस किसी भी चैंपियनशिप से ज्यादा मायने रखता था और वो था मिस्टर मंडे नाइट्स रॉब वैन डैम, जो अपने हार्डकोर इन रिंग स्टाइल के लिए जाना जाता था, जिसे क्राउड से मैसिव रिएक्शन मिलता था जब भी उसकी अरीना में एंट्री होती थी। पर बैकस्टेज पॉलिटिक्स और आरवीडी के रेकलेस और स्टिफ रेसलिंग स्टाइल की वजह से उसके पुश को रोक दिया गया था। आरवीडी ने ट्रिपल एच के विंड पाइप को सर्वाइवर सीरीज 2002 के एलिमिनेशन चेंबर में अपना 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश देते वक्त क्रश कर दिया था और उसके बाद भी आरवीडी को ट्रिपल एच के अगेंस्ट वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल की अपॉर्चुनिटीज मिलती रही थी। पर आरवीडी ट्रिपल एच को हराने में हर बार नाकाम रहा था और हंटर ने आरवीडी को उसके प्रोमो डिलीवरी को लेकर सीरियस होने को कहा था। फिर भी आरवीडी की मैसिव पॉपुलैरिटी के चलते उसे मिड कार्ड फ्यूड्स और टैग डिवीजन्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रही थी और 4 सालों के बाद 2006 में आरवीडी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई और ईसीडब्ल्यू चैंपियनशिप को अपने नाम किया था। और फिर आता है वो सुपरस्टार जिसने हॉरर गिमिक्स में फिर से एक नई जान डाल दी थी और उसके साथ लेजेंड्स भी रिंग शेयर करने से घबराते थे और उसके प्रेजेंस से ही पूरे अरीना का टेम्परेचर हाई हो जाता था। रेड लाइट्स, डिस्टॉर्टेड लाफ्टर और एक भयानक सा मास्क जो सिर्फ एक चेहरा नहीं था, वो एक नाइटमेयर था और इस नाइटमेयर का नाम था द फिंड। पर एक डिसीजन ने उसे भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। द फिंड ब्रे वायत का कैरेक्टर इमेंसली पॉपुलर हो गया था फैंस में और फिर से उसने डब्ल्यूडब्ल्यू में हॉरर कैरेक्टर्स को रिवाइव किया था और ब्रे वायत ऑलरेडी एक प्रूवन सुपरस्टार थे प्रेजेंट जनरेशन के और वायत फैमिली और उनके फ्यूड्स डिसेंट से शानदार थे। पर 2019 में डब्ल्यूडब्ल्यू ने वायत को और डरावना कैरेक्टर दिया था द फिंड। पर विंस मैकमैन का परसेप्शन यहाँ फिंड को लेकर बिल्कुल ही अलग था और वो उसे मेजर स्टोरी लाइंस का पार्ट नहीं समझ रहे थे, जैसा एक टाइम पर केन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया था, पहले चैंपियन बनाओ फिर बाद में चैंपियनशिप के बाद मिड कार्डर बना दो। पर केन की गिमिक और कैरेक्टर प्रेजेंटेशन सर्वाइव कर गया था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि ये दूसरे रेसलर्स के लिए भी काम करेगा। फिंड को पुश हेवीली तो किया गया था पर बाद में वो गोल्डबर्ग से हार गया था जो उस टाइम पर 52 साल का था और उसके बाद रैंडी ऑर्टन से रेसलमेनिया 37 पर। विंडम रोटेंडा जिसके पास अपने खुद के कैरेक्टर के क्रिएटिव आइडियाज थे उसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट ने नहीं समझा था और फिंड का कैरेक्टर मैसिवली पॉपुलर और फैन फेवरेट होने के बावजूद भी बरी हो गया था। और अब जो सुपरस्टार आने वाला है उसे मैं इस लिस्ट में इंक्लूड करना नहीं चाहता था पर करना पड़ा, क्योंकि कभी कभी कंपनी किसी के लिए अच्छा करना चाहती है पर गलत वक्त पर लिया गया डिसीजन किसी भी लेजेंड को एक अल्टीमेट विलन बना सकता है। एक ऐसा सुपरस्टार जो टॉप बेबी फेस हुआ करता था उसे क्राउड और फैंस ने एकदम रिजेक्ट कर दिया और उस रात डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक रिटर्निंग हीरो को एक गलत कहानी में डाल दिया था। बटिस्टा द एनिमल रूथलेस एग्रेशन एरा का सबसे बड़ा सुपरस्टार जॉन सीना से भी बड़ा अंडरडॉग से चैंपियन 2005 से 2010 तक डब्ल्यूडब्ल्यू की मेजर स्टोरीज का पार्ट रहा था, एक क्राउड पुलर और एक टिकट सेलिंग मशीन। पर पर्सनल क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से 2010 में डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ दिया था और एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने लगा था और 2010 पर फाइनली 2014 में बटिस्टा रिटर्न हुआ था हॉलीवुड लेवल पॉपुलैरिटी के साथ में और फैंस फिर से पागल हुए थे। पर 2014 रॉयल रंबल जीतने के बाद फैंस ने बटिस्टा को गाली देना शुरू कर दिया था और इस रिएक्शन को देखकर बटिस्टा खुद पर्सनली कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या हो गया, क्योंकि टाइम आगे जा चुका था, नया एरा और नया रेवोल्यूशन आ चुका था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्रिएटिवली बटिस्टा को फिर से चैंपियन बनाने का प्लान किया था पर लास्ट मोमेंट पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेनियल ब्रायन को वर्ल्ड चैंपियन चूज किया फैंस के परसेप्शन को देखते हुए और बटिस्टा फिर से कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन के चलते डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर हॉलीवुड में अपना करियर बनाने चला गया। और सबसे बड़ी विलन यहाँ पर बनी टाइमिंग, जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्रिएटिवली अपने ही रिटर्निंग सुपरस्टार को उस वक्त पुश किया जब फैंस किसी और को टॉप पर देखना चाहते थे। और इसके बाद जो फाइनल सुपरस्टार आने वाला है वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं था, वो एक कंप्लीट एरा था, एक ऐसा एरा जो कभी वापस लौटकर नहीं आया, जिसने अपना रिलेशन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ लगभग हमेशा के लिए खत्म कर लिया था, जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा धोखा किया कि जिसके लिए उसने विंस को कभी माफ नहीं किया और वो लेजेंडरी फिनोमिनन था ब्रेट द हिटमैन हार्ट।
WWE का गोल्डन एरा हो या न्यू जनरेशन एरा, ब्रेट हार्ट ने WWE को हमेशा से एक्सीलेंट मैचेस दिए हैं और हल्क होगन के जाने के बाद पूरे फेडरेशन का सपोर्टिंग पिलर ब्रेट हार्ट ही था। और लेट 90s के आते आते हार्ट को भी नए इमर्जिंग सुपरस्टार्स चैलेंज करने लगे थे और WWE क्रिएटिवली हार्ट को हील करना चाहता था। और ऐसा हुआ भी था जब रेसलमेनिया 13 पर हार्ट और ऑस्टिन का एपिक मैच हुआ था, जहां पर एक नए बदलते एरा का जन्म हुआ था और हार्ट को फैंस ने विलन बना दिया था क्योंकि हार्ट नए बदलते ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग को अब एंटी हीरोज और विलन्स ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। क्राउड और फैंस सिर्फ और सिर्फ कियोस देखना चाहते थे और विंस मैकमैन और पूरा WWE उस टाइम पर हेवी फाइनेंशियल लॉसेस में था और हार्ट के $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट को विंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। विंस यहाँ पर ये चाहते थे कि हार्ट शॉन माइकल्स को एज अ चैंपियन पुट ओवर करे सर्वाइवर सीरीज 1997 में जो मॉन्ट्रियल में हुआ था, जो हार्ट का होम टाउन था, पर हार्ट ने मना कर दिया था। फिर विंस, शॉन और ट्रिपल एच ने साथ मिलकर हार्ट के खिलाफ षड्यंत्र रचा और सर्वाइवर सीरीज के WWE चैंपियनशिप मैच के फिनिश को चेंज कर दिया था, बिल्कुल ही कंट्रोवर्शियल तरीके से, जहां पर माइकल्स ने हार्ट के ऊपर उसी के फिनिशर को अप्लाई कर दिया था और विंस ने बेल रिंग करवा दी थी और पूरा अरीना सुन पड़ गया था कि इतना बड़ा धोखा यहां पर उस सुपरस्टार के साथ हुआ था जिसने अपनी पूरी लाइफ WWE के लिए डेडिकेट कर दी थी और उसे भी WWE ने नहीं छोड़ा और इस तरीके से हार्ट WWE को छोड़कर WCW चले गया था। पर इसके 13 सालों के बाद हार्ट WWE में रिटर्न हुआ था और अपनी लेगेसी को उसने सेलिब्रेट किया। लेकिन आज तक ब्रेट हार्ट ने विंस मैकमैन पर पर्सनल अटैक्स करना बंद नहीं करे और ना जाने कितने रिसेंट इंटरव्यूज में हार्ट ने विंस, शॉन और ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज किया है।